हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरी शॉर्ट देखे थे उसी के अब देखने वाले हैं अपन शॉर्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एलपीजी स्टैंड्स फॉर। बिजनेस एनवायरनमेंट में एलपीजी क्या होता है? याद रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल मतलब आजाद करो, प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो, ग्लोबल मतलब भारत में नहीं बाहर भी माल बेचने दो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी बोले तो लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फुल फॉर्म बताना है आपको, फेरा और फेमा। फेरा क्या होता है और फेमा क्या होता है? क्या हुआ था? विदेशी धन, फॉरेन एक्सचेंज हमने बहुत ज़्यादा लेके आया था, चाहिए था। वी वांट डेवलपमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री। हम चाहते थे कि फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ पे पैसा लगाए, पर प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हमें पता होना चाहिए फॉरेन से किसके नाम से कितना पैसा आ रहा है। अगला, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर कोई विदेश का व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि वो भारत में आके पूरा भारत वाले की कंपनी को टेक ओवर कर ले। मैं थोड़े से एग्जांपल भी दूंगा, जैसे हीरो होंडा, तो ये कोलैबोरेशन के लिए कुछ नॉर्म्स रखे थे जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब अलग अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया। तो ये एक पूरा फेरा फेमा के तहत होता है जहां से फॉरेन कंपनियों को इंडिया में पैसा भी और मैनेजमेंट भी लगाने दिया जाता है। In India, at the time of new economic policy, FEMA was implemented in place of FERA. फेरा की जगह क्या इंप्लीमेंट हुआ था? फेमा। फेरा मतलब होता है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज, और फेमा का मतलब होता है मैनेजमेंट। बात समझे? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, इंप्लीमेंट मतलब प्रभाव में आना। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो एंड मैक्रो? सबसे सिंपल सवाल। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा आगे। माइक्रो एनवायरमेंट, इट मींस दैट एनवायरमेंट विच द इंक्लूडेड कंपोनेंट हैव क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस। यहां पर मैं आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे एनवायरमेंट बता रहा हूं, समझना। माइक्रो एनवायरमेंट का मतलब होता है वो कंपोनेंट है इसमें जो आपके साथ में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। माइक्रो मतलब क्लोज, मैक्रो मतलब उसने नहीं बताया, मैं बताता हूं। मैक्रो मींस जो थोड़े से रिमोट है, मैक्रो मींस रिमोट है। माइक्रो एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा क्लोज है, मैक्रो मींस थोड़े से रिमोट है। रिमोट मतलब जो उतना ज्यादा आपसे रिलेशनशिप नहीं रखते। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर रीजंस विच कंपेल्ड इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? क्वेश्चन समझो, क्या कारण थे? कंपेल मतलब मजबूर हो गई थी भारत की सरकार, उनको अडॉप्ट ही करना पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या मजबूरियां थी जिसके तहत हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लगाना पड़ा? पूछता है क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द रीजन। अब वो रीजन बचाएगा जिस वजह से हमने मजबूरी में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया। कारण देखना क्या क्या कारण थे, समझना। फिस्कल थ्रीट, भारत के पास में पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा धमकियां थी कि आपका फॉरेन एक्सचेंज इतना कम है कि आपके लोग भूख से मर जाएंगे। ये थ्रीट थी, धमकी थी। इंक्रीज इंटरनेशनल लोन, भारत के ऊपर विदेशों का इतना लोन था कि हमारे सरकार को बहुत दिक्कत जा रही थी गवर्नमेंट रन करने में। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इंडेक्स, रुपए के मुकाबले डॉलर बहुत बढ़ रहा था। हमको अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करना है तो भारत का बहुत ज्यादा रुपया जा रहा था। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसको उन्होंने क्या रीजन बताया? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इंडेक्स। तीनों कारण समझो। फिस्कल थ्रीट थी, धमकी आ गई थी। इंटरनेशनल लोन बढ़ गया था। करेंसी, भारत की मुद्रा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन, हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था।
वही जो मैंने बताया, रुपए की कीमत घट गई थी। डेप्रीसिएशन इन इंडियन रुपी, भारत का रुपया कमजोर हो गया था डॉलर के मुकाबले। इम्बैलेंस एंड नेग्लिजेंस ऑफ पेमेंट, इम्बैलेंस मतलब वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम सामान ज़्यादा खरीद रहे थे कम बेच रहे थे तो हमारा रुपया और कमज़ोर हो रहा था। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, हम सब चीज़ का आयात कर रहे थे, निर्यात नहीं कर रहे थे। आरबीआई एंड एसबीआई मॉर्टगेज्ड गोल्ड, भारत के पास में जो सोना था उसको गिरवी रख के हमने पैसा लेके आया, बहुत दिक्कत से हम लेके आए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का कारण समझ में आया, धमकी थी, इंटरनेशनल लोन था, डेप्रीसिएशन था, ऐसे ही याद हो जाएगा। आप मेरे साथ में बोलो, आपको ऐसे याद हो जाएगा। फिस्कल थ्रेट, इंटरनेशनल लोन, डेप्रीसिएशन इन इंडियन वैल्यू, इम्बैलेंस एंड नेग्लिजेंस ऑफ पेमेंट, हो गया। Give 3 example of Indian legal environment which has affected the business. 3 एग्जाम्पल दो भारत का इन्वायरमेंट जो लीगल है, कानूनी इन्वायरमेंट जिसने बिजनेस को बहुत ज्यादा दिक्कत दी। रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवाइजमेंट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब बहुत ज्यादा कठोर नियम कायदे कानून थे, आप एडवाइजमेंट नहीं कर सकते हो टॉक्सिक के। टॉक्सिक मतलब टोबैको, सिगरेट, जिससे भी नशीले पदार्थ की आप लोगों के ऊपर एडवर्टाइज वगैरह नहीं कर सकते थे और उसके बारे में आप बोल भी नहीं सकते थे। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को चलाता है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन था तो लिकर शॉप खोली गई थी क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इससे टैक्स मिलता है। और ये हमारे यहाँ लीगल इन्वायरमेंट अभी अभी हुआ है कि आप कर सकते हो, पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध थे। इंडस्ट्रीज वर मेड फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री को क्या किया, फ्री किया, कहाँ से, लाइसेंसिंग से। स्टैट्यूटरी वार्निंग वॉज मेड कंपल्सरी ऑन टोबैको प्रोडक्ट, बोले अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रखो, पर क्या करो, वैधानिक चेतावनी दो। आप टोबैको के प्रोडक्ट बेच सकते हो बट क्या शो करके, स्टैट्यूटरी वार्निंग शो करके। ये 3 चीज है जिससे थोड़ा सा बिजनेस अफेक्ट हुआ, टॉक्सिक प्रोडक्ट पे और टोबैको पे। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे लीगल एनवायरनमेंट से अफेक्ट हुआ। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन में क्या क्या इंपैक्ट आया, लिबरलाइजेशन का क्या असर आया इंडस्ट्री पर, मीनिंग समझना। लिबरलाइजेशन रिफ्यूज टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट कंपनीज, पहले केवल गवर्नमेंट ही सारी कंपनी को चलाती थी, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं थी। लिबरलाइजेशन ने क्या किया, ग्रोथ एंड रेस्ट्रिक्शन जो थे यानी उसको हटाया, ठीक है। इट इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म विच मेन ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज लाइसेंसिंग, पहले किसी भी काम के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट ने जब लिबरलाइजेशन लाया तो लाइसेंसिंग को हटाया। रिमूव रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू स्केल ऑफ ऑपरेशन, कई बार बड़ी इंडस्ट्री डालने के लिए आपको मना रहता था। फ्रीडम दी, फिक्सिंग प्राइस, पहले सरकारी प्राइस वगैरह फिक्स करती थी, लिबरलाइजेशन में आपको आज़ादी दी कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकते हो। पहले ऐसा था कि आपका सामान यहीं बिकेगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं बेच सकते, लिबरलाइजेशन में बोला बेचो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर गवर्नमेंट में अभी भी दिक्कत है तो वो बोलती है कि भाई देखो अभी यहाँ पे ये चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो हम इसका एक्सपोर्ट बैन करते हैं। समझे ना मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसा होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ाओ, बोले लाओ, इंपोर्ट भी लाओ एक्सपोर्ट भी लाओ। अब इम्पैक्ट देखते हैं बिजनेस पे क्या आता है लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन को तो समझे ना आप, लिबरल मतलब आज़ादी, बेचो माल बेचो, जहां बेचना बेचो, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं ज़्यादा, कोई भी पहले जो इतना कठोर नियम था उसको थोड़ा सा क्या किया, लिबरल मतलब आज़ादी दी। पहला फायदा, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की जरूरत को हटा दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू हैव कंट्रोल इकोनॉमी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बेनिफिटेड द प्राइवेट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री लाइसेंसिंग, अब आपको प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट देखना, रिलीफ फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप रेस्ट्रिक्शन, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोर देन 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्रोप्राइटरशिप वॉज रिमूव्ड। पहले एक व्यक्ति 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, अब हटा दिया, उसको भी कर सकता है।
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री में भी पैसा लाया। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव बीन इंक्रीज टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक के आप इसमें डाल सकते हो और एडवांस टेक्नोलॉजी को आप इसमें ला सकते हो। पहले इतना रेस्ट्रिक्शन था कि आपको इंडस्ट्री डालना मतलब बड़ी बात, और अब इंडस्ट्री डालने के लिए सरकार खुद बोलती है आओ लगाओ लगाओ इंडस्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो? लिबरलाइजेशन का फायदा आपको क्या मिलेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सब फ्री है, करो 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 काम। डिस्काउंट ऑन टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट्स, अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो सरकार आपको डिस्काउंट देगी। क्यों? टू प्रमोट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एम्फेसाइज वाज लेड टू प्रमोट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिस्काउंट वर गिवन। क्यों? ताकि इंडस्ट्री को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, 4G 5G 6G 7G ये सब आ जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भारत के लोगों का भी एडवांसमेंट आए, उनको भी नई टेक्नोलॉजी मिले। समझे लिबरलाइजेशन से क्या क्या हुआ? इंडस्ट्री आई, इंपोर्ट आया, एक्सपोर्ट आया, लाइसेंसिंग से छुटकारा मिला, इन्वेस्टमेंट से छुटकारा मिला। अब कोई भी व्यक्ति 100 करोड़ तक के लगा सकता है, स्मॉल इंडस्ट्री में 1 करोड़ तक के लगा सकता है, अपना गुड्स बेच सकता है, अपनी प्राइस फिक्स कर सकता है। पहले ये सब नहीं था, अंतर समझो, पहले ये सब नहीं था। In today's scenario of business environment, how can a business prove his existence? आज के सिनेरियो में, सिनेरियो मतलब परिस्थिति में, कैसे हम अपने आप को रख सकते हैं। द अहेड पॉइंट्स ले एम्फेसाइज ऑन व्हाट बिजनेसमैन कैन डू। आज के सिनेरियो में मतलब आज की परिस्थिति में एक व्यापारी को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर कस्टमर्स नीड। व्यापारी को वही सामान बनाना चाहिए जिसकी ग्राहक मांग करता है। टू कीप द एम्प्लॉय हैप्पी विथ सफिशिएंट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की सरल भाषा में समझ लो क्या होता? तनख्वाह। रेम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह। आपके एम्प्लॉय को खुश रखना है अच्छी तनख्वाह देके। अगला पॉइंट देखो, टू रिक्रूट ट्रेन एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। जो आपके यहाँ पे रिक्रूट कर रहे, रिक्रूट मतलब जिसको नौकरी दे रहे, वो कैसे होना चाहिए? जिसको नौकरी दे रहे वो अच्छे ट्रेन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उनको ट्रेनिंग दो, आप उनको अच्छे से एक्सपीरियंस दो कि भैया उनको सब पता होना चाहिए, कि उनको सब कुछ पता है क्या क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको गुड ऐसे प्रोड्यूस करो जो कस्टमर नीड करेगा। एम्प्लॉय को प्रॉपर क्या दो? रेम्यूनरेशन, ताकि उनको भी खुशी मिले कि हमको बराबर तनख्वाह मिल रही है। क्या दो? ट्रेनिंग दो और एक्सपीरियंस दो। टू प्रोड्यूस गुड इन सच अ मैनर विच ले गुड इंप्रेशन ऑन कंज्यूमर। ऐसा सामान बनाओ जिससे ग्राहक आपकी तारीफ करे कि भाई अरे वाह अच्छा काम कर रहा है। टू मेक प्लान एंड टेक्निक कीपिंग इन व्यू ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको भी ध्यान में रखो, वो क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है? कस्टमर की नीड को, और फिर कॉम्पिटिटर को भी देखना है, और फिर कंज्यूमर को भी देखना है, और अपने एम्प्लॉय को भी सफिशिएंट रेम्यूनरेशन देना है। वही 3 बात, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। समझ लो काम का है, आता ही है। इस चैप्टर से मैं ये फेवरेट क्वेश्चन बनाता हूं। लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। खोल दो, सबको आजाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इंडस्ट्री लगाओ। लिबरलाइजेशन अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू रन इवन दोस इंडस्ट्री विच वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। जो पहले सरकारी काम कर सकती थी और कोई दूसरा नहीं आ सकता था, वहां पे भी अब इनको परमिशन दे दी। रेस्ट्रिक्शन जो था उसको हटा दिया, उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। समझे बात को? एक्सेप्शन, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग। अब किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कम इंडस्ट्री को रिजर्व रखा, बाकी सारी इंडस्ट्री के लिए एग्जेम्पशन दे दिया। आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल इंडस्ट्री लगाओ। कंसेशन का मतलब भी डिस्काउंट ही होता है। MRTP, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। कई लोग क्या करते थे? मोनोपोली बना लेते थे। मोनोपोली मतलब बस जैसे अभी एक कंपनी है, वो बोलेगी मैं सबको खरीद लूंगी। फेसबुक बोलता है कि मैं सब कंपनी को खरीद लूंगा ताकि मेरी क्या रहेगी? मोनोपोली। व्हाट्सएप खरीद लूंगा, इंस्टाग्राम खरीद लूंगा, ट्विटर खरीद लूंगा, सब खरीद लूंगा। क्यों? ताकि मेरी क्या बनी रहे? मोनोपोली। पहले ऐसा
नहीं था। सरकार ने बोला कि आप अपनी कंपनी चला सकते हो, दूसरे कॉम्पिटिटर से बात भी नहीं कर सकते हो, फिर बाद में उनको दिया कंसेशन कि आप मिलजुल के काम कर सकते हो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, सरकार ने बोला और हम आपको प्रोडक्शन बढ़ा के देंगे। फ्रीडम, जो बनाना बनाओ। बाइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट, शेयर कैपिटल, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको शेयर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लोगों से पैसा चाहिए, बिल्कुल ले लो, बिल्कुल पैसे की जो जरूरत है आप बैंक से भी ले सकते हो। ये सब काम किया किसने? लिबरलाइजेशन। बोलो समझ में आया ना? लिबरलाइजेशन मतलब आजादी, सबसे। किससे आजादी? लाइसेंस से, मोनोपोली से, कंसेशन, डिस्काउंट, टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर को भी बोला आ जाओ, लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब ले जाओ। ये होता लिबरलाइजेशन। अब अगला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सरकारी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। कैसे? मालिक भी बना दिया उसको और बोल दिया ये एम्प्लॉय को रख, इनको तू तनख्वाह दे, हम नहीं देंगे, अब ये कंपनी तेरी हुई। जैसे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मान लो एमपीईबी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या डीडीसी, दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हमने क्या किया, इनसे बोला कि अब आप ये करो, इसके पूरे एम्प्लॉय भी दिए, पूरा स्ट्रक्चर दिया, अब आप संभालो, हम इनको नहीं देखेंगे। वो होता है प्राइवेटाइजेशन। जो कंपनी पहले गवर्नमेंट चलाती थी, जैसे बीएसएनएल, फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, बीएसएनएल बोलती है मैं पूरा अपना बेच देती हूं, किसको? एयरटेल को, आइडिया को, वोडा को, हच को, यूनिनॉर को, किसी को भी मान लो। तो अब वो कंपनी जाएगी, वही बीएसएनएल के एम्प्लॉय को तनख्वाह देगी। ऐसा होगा नहीं होगा मैं ये नहीं बोल रहा, फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग कि प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ऐसा अतीत काल में कई कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने उठा के प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिया था। इट इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, द मेन ऑब्जेक्टिव टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन सेक्टर अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक सेक्टर। जो पहले सेक्टर केवल सरकार के लिए थे, जिसमें प्राइवेट व्यक्ति पैसा नहीं लगा सकता था, अब उसको भी लगाने की अनुमति दी। क्यों? ताकि क्या आ जाए? हेल्दी कंपटीशन आ जाए सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। पहले बीएसएनएल अकेला सर्विस देता था, वही नेटवर्क देता था, बाकी कोई कंपनी नहीं दे सकती थी। अब आपको पता है टाटा, यूनिनॉर, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, हच, कितने सारे हैं। क्या आ गया इनमें? कंपटीशन। एंड डाइल्यूट गवर्नमेंट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर। डाइल्यूट मतलब होता कम करना, ठीक है, समझे बात को? प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंपनी को हस्तांतरित, ट्रांसफर कर दिया, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों प्राइवेट सेक्टर को, ताकि कंपटीशन आ जाए और इनका डाइल्यूशन हो जाए। इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिड्यूस। दोनों का पार्टिसिपेशन कम किया, सरकार के ऊपर से भी बोझ हटाया। क्यों हटाया? The main aim of privatization to allow private sector to run and manage the industry and minimize the reservation made for public sector. कई इंडस्ट्री सरकार ले तो रही थी पर चला नहीं पा रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर को बोला भैया आप आओ, अच्छे से इसको चलाओ, ठीक है। ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले भारत का प्रोडक्शन भारत में ही आप सेल कर सकते थे, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, पर ग्लोबलाइजेशन ने बोला अब भारत का टमाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेगा। वो होता है ग्लोबलाइजेशन। पहले भारत के आलू भारत में ही, भारत के प्याज भारत में ही, अब भारत के आलू प्याज ऑल ओवर वर्ल्ड बिकेंगे, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। आई होप आपको समझ में आया हो। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। भारत ने अपना तालमेल बिठा लिया वर्ल्ड के साथ, क्या क्या करके? बाय रिमूविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। व्यापार करने से हमारी रिलेशनशिप भी कैसी हो गई? एकदम बढ़िया।
एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब हम कच्चा माल भी खरीद रहे हैं और फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो कुछ चीज़ बेच रहे हैं, किसी से तेल ले रहे हैं तो उसको चावल मक्का दे रहे हैं, किसी से कुछ और लेके तो उसको शुगर दे रहे हैं, शुगर केन दे रहे हैं। ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब भारत का उत्पादन हर जगह बिकने वाला है और हर जगह का उत्पादन भारत में बेच सकते हैं। दोनों बात समझना। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये नहीं कि भारत का माल हर जगह बिकेगा, हर जगह का माल भी भारत में बिक सकता है। जैसे देखो कई टेलीकॉम कंपनी भारत में आ रही है, कई मोबाइल कंपनी, वीवो, ओप्पो, ये बाहर की है ना, सैमसंग, नोकिया, ये बाहर की कंपनी भी आ रही है ना, और माइक्रोमैक्स, मैक्स, ये भारत की कंपनी, ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही कि नहीं जा रही। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब देख लो तीनों चीज को। लिबरलाइजेशन मतलब सब आओ, सब इंडस्ट्री लगाओ, वो है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार बोलती है रखो रखो रखो, हम नहीं चला पा रहे, मैनेजमेंट भी लो, ऑनरशिप भी लो, कंट्रोल भी लो, चलाओ चलाओ चलाओ, वो हो गया प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, भारत का माल हर जगह बिकेगा, भारत का माल एक्सपोर्ट होगा और हर जगह से भी भारत में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखो 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 देखो, रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंसी। भारत के लोग कई चीज नहीं अच्छी कर पा रहे हैं तो वो विदेश से ले लो। ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंडेड टू रिमूव इनएफिशिएंसी ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्रीज। भारत की कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही, क्या विदेश की कंपनी आएगी। जैसे टाटा कंपनी अच्छी गाड़ी नहीं बना रही, कोई बात नहीं, हुंडई आ गई, हुंडई बोलेगी मैं इससे अच्छी गाड़ी दे रहा, मारुति सुजुकी बोलेगी ओ भाई मैं और अच्छी दे रहा, फिर और बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, टाटा मैग्रा आएगी, अलग अलग कंपनी आएगी जो बोलेगी क्या हम आपसे अच्छा देते हैं, रेनॉल्ट आएगी अपनी गाड़ी लाएगी। इससे क्या हटेगी? इनएफिशिएंसी। ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंडेड टू रिमूव इनएफिशिएंसी ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारे अंदर कंपटीशन से अपने आप आ जाता है। जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने 10 तक के पहाड़े कर लिए तो दूसरा उसी को देख के 10 तक के करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन किया ताकि बाहर की कंपनी को देख के भारत की कंपनी भी अपने में सुधार लाएगी। इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इससे बैंक भी अच्छा आएगा, पैसे की बात अच्छी हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन से एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक विल बी इजी, भारत के बैंक विदेश में व्यापार कर सकेंगे, विदेश के बैंक भारत में व्यापार कर सकेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा हो जाएगा और फॉरेन बैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। जो इफिशियंसी है बैंकिंग की वो बढ़ेगी। मेन काम तो इंडस्ट्री में फाइनेंस ही है ना, बिना पैसे के कुछ होगा क्या? तो ग्लोबलाइजेशन में सरकार ने सबसे पहले बैंक को लाया। जैसे देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड बैंक, बड़े बड़े बैंक है, ये भारत में आए, इंटरनेशनल बैंक है। क्यों आए? ताकि भारत के लोगों को पैसा मिले और इनकी भी इंडस्ट्री लगे और सबका फायदा हो। What do you mean by internal component of business? बिजनेस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक अंदर के और एक बाहर के। जो अपने काम के हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल। बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दोज फैक्टर विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। वो फैक्टर जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस पे काम कर सकते हैं, वो कौन से हैं? इंटरनल। एन इंटरनल इन्वायरमेंट स्पीडली, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ये हमने ही बनाया। इंटरनल हमारे घर का है, हमारी पॉलिसी, हमारे रूल, हमारे प्लान, हमारे एम, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रोडक्शन पैटर्न, ये सब कौन सा इन्वायरमेंट है? इंटरनल, जो हमने बनाया है। हमारे सोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पॉलिसी। आप ये बताओ सरकार की पॉलिसी आप बदल सकते हो क्या? नहीं, तो वो क्या हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पर आपके बिजनेस की पॉलिसी आप बदल सकते कि नहीं? तो जो चीज आप सरलता से बदल सकते हो और जो आपने बनाई है वो कौन सी पॉलिसी हुई? इंटरनल। और कौन सा इन्वायरमेंट हुआ? इंटरनल इन्वायरमेंट। पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो किसी और ने बनाया है, जिसको आप बिल्कुल नकारात्मक तरीके से या ना के बराबर मैनेज कर सकते हो, वो कौन सा है? एक्सटर्नल। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कंपटीशन। ये बताओ आपके बगल में कोई दुकान लगाएगा, आप मना कर सकते हो? कंपटीशन आया, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। पर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी आप तत्काल चेंज कर सकते हो, तो ये आपकी प्राइसिंग पॉलिसी आपने बनाई ना, तो ये क्या हुआ? इंटरनल इन्वायरमेंट।
These are the internal factor of business which are affected the business directly. It is under the control of owner. ये वो होते हैं जो मालिक के हाथ में रहते हैं, मालिक के ऊपर पूरा कंट्रोल है, मालिक जैसा चाहे वैसा कर सकता है. Hence चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल. हम हमारी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार इसको बदल सकते हैं. किसको? इंटरनल को. बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ऑनर ऑफ बिजनेस. एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में नहीं. सोशल इन्वायरमेंट, सोशल मतलब समाज. समाज में ही आप व्यापार कर रहे हो तो समाज को क्या बोलेंगे? सोशल इन्वायरमेंट. जैसे एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, आज सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दिया है किसी फिल्म को या किसी एक्टर को, तो वो उसके खिलाफ कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? सोशल एनवायरनमेंट. आज सोसाइटी अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को बोलती है कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे, इसके पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये उस व्यक्ति के लिए कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल एनवायरनमेंट. आपके समाज के लोग, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आपके लिए क्या बनेगा? सोशल एनवायरनमेंट. 3 एनवायरनमेंट की बात की. बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? इंटरनल. बिजनेस के बाहर का क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल. और जहां बिजनेस जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी बिजनेस के प्रति क्या कहलाती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, वो कहलाएगा बिजनेस का कौन सा एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय सोशल फैक्टर सच एज एटीट्यूड ऑफ पीपल. किसका रवैया? लोगों का रवैया. कल्चरल हेरिटेज, उनकी संस्कृति, उनका अपना विरासत. बिलीव्स, उनकी विश्वास, उनकी परंपरा. कस्टम मतलब रीति रिवाज. सबका आंसर समझ लो एक एक लाइन से. हाँ, एक एक लाइन से. एटीट्यूड मतलब रवैया. एटीट्यूड मतलब रवैया. कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विरासत. हेरिटेज मतलब बहुत जो संभाल के रखते हैं. बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास. कस्टम का मतलब होता प्रथा. एजुकेशन तो आप समझ ही गए, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच में आप काम कर रहे हो. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन जो काम कर रहे हैं, व्यापारी संगठन या मजदूर संगठन जो भी काम कर रहे हैं, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी. इन सबको मिला के बनता है सोशल एनवायरनमेंट. ये सामाजिक लोग हैं, जैसे बड़े बड़े कार्यकर्ता है ना, एनजीओ वगैरह जो बनाते हैं, इनका एटीट्यूड, इनका कल्चर, इनका हेरिटेज, ये सब क्या बनाता है? आपका सोशल एनवायरनमेंट. कहाँ पे रहता है? सोसाइटी में. दीज आर एक्टिविटी विच विद कास्ट, रिलीजन, फैमिली एक्सेट्रा अफेक्ट द बिजनेस. अगर आपके बिजनेस को कोई बॉयकॉट करता है तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यही कहलाता है सोशल एनवायरनमेंट. 3 एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशल. इंटरनल मतलब हमने बनाया, एक्सटर्नल मतलब अपने आप बना, सोशल मतलब हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं. एनजीओ, हमारे क्लास के लोग, हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे रिलीजन के लोग, हमारे धर्म के लोग, ये क्या सोचते हैं. अब फिर प्रकाश डालना है. लीगल रेगुलेटरी ऑफ बिजनेस. लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, 4 एनवायरनमेंट बता रहा हूं. सबसे पहले बताया इंटरनल, फिर बताया एक्सटर्नल, फिर बताया सोशल. अब बता रहा हूं लीगल. लीगल मतलब कानूनी. बोलो, लीगल मतलब कानूनी. लीगल मतलब कानूनी. लीगल एनवायरनमेंट कैसा रहता है? लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. बोलते ना, भारत में जो संविधान है उसके तहत काम होगा. तो लीगल एनवायरनमेंट किसके तहत चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ. वहां पे क्या कानून है? इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. आप कैसे, जैसे भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते. ये कौन सा लॉ हुआ? लेबर लॉ. भारत में आप किसी कंपनी को अगर कंपटीशन कर रही है तो टेक ओवर नहीं कर सकते हो, उसमें आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते हो. ये क्या हुआ? कमर्शियल लॉ. आप मोनोपोली नहीं ला सकते हो. ये क्या हुआ? इकोनॉमिक लॉ. आप किसी भी धर्म के प्रति दुष्प्रचार नहीं कर सकते हो. ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ये सब चीजें मिलके बनाती है कौन सा एनवायरनमेंट? लीगल एनवायरनमेंट. टीआरपी केस तो आपको पता ही होगा कैसे क्या हुआ. ये होता है, कई म्यूजिक मैन ने लोगों से, यानी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बोला कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप सब्सक्राइबर दो. ये भी लीगल लॉ है. भारत में आप वॉच टाइम सब्सक्राइबर नहीं खरीद सकते हो सकता दूसरी कंट्रीज को परमिट करती हो, पर भारत में ये परमिशन नहीं है.
हो सकता दूसरी कंट्री में लिकर वगैरह सिगरेट वगैरह आप बिना वार्निंग के बेच सकते हो, पर भारत में लीगल लॉ है कि अगर आप सिगरेट वगैरह बेच रहे हो तो यू हैव टू शो द स्टेट्यूटरी वार्निंग। तो दिस इज नोन एज कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, गवर्नमेंट एंड ये सब लॉ के तहत आपको काम करना पड़ता है। इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशल और ये आ रहा है लीगल। ठीक है, तो लीगल मतलब कानूनी काम पूरा हो रहा है। गवर्नमेंट रेगुलेशन अंडर वेरियस लॉ एंड कोर्ट डिसीजन, दिस हेल्प द गवर्नमेंट इन रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे भला होता सरकार का भी हमारा भी पैसे देने का काम बराबर चलता है और सरकार का भी मैनेजमेंट बराबर चलता है। सिंस इंडियन इकोनॉमी सेंट्रली प्लान एंड कंट्रोल, भारत की इकोनॉमी पूरा केंद्र सरकार प्लान करती है, कंट्रोल करती है, तो अपने को फ्रेमवर्क के तहत काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका सुप्रीम कोर्ट प्रिवेल करता है, लीगल राइट में पूरा सुप्रीम कोर्ट रखता है। आगे आएगा वो भी समझ लो। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, भारत में सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है किस मामले में स्टेट बोल सकता है, किस मामले में सेंट्रल बोल सकता है, ये दोनों को वो बहुत अच्छे से बताता है। डेरिवेटिव है, दोनों को डायरेक्ट करता है कौन किस में कहां पे कैसा कैसा काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। Commercial and economic law and government policy under the law relating to licensing, monopolies, foreign investment. लाइसेंस के लिए भी लॉ है, मोनोपोली के लिए भी लॉ है, विदेश से पैसा लाने के लिए भी लॉ है। ये इकोनॉमिक लॉ है, गवर्नमेंट बनाती है, इसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपने पता चला एक्सपोर्ट कर दिया वो चीज जो बैन है, आप जेल पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यू हैव वायलेटेड द लीगल लॉ, जो कानूनी तहत आपको काम करना पड़ेगा ना, कानून के तहत आपने नहीं किया तो यू हैव वायलेटेड, तो आपको जेल हो जाएगी। ये होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, पता होना चाहिए काम करने के पहले। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग पॉलिसी है, आपको सब पता होना चाहिए, और ये सब पॉलिसी मिलकर बनाती है लीगल एनवायरमेंट। प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल, जैसे वो आपने कंट्रोल की दुकान देखी होगी, सरकार बेचती है, कंज्यूमर को कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट देती है, जस्टिस देती है, कंज्यूमर फोरम बनाती है, तो ये सब पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। ये सारी पॉलिसी बनाती है कौन सा एनवायरमेंट? लीगल। 4 एनवायरमेंट देख लिया हमने, इंटरनल, एक्सटर्नल, सोशल और लीगल। अब यहां पे बात करते हैं अपन लास्ट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है? इंटरनल का उल्टा। जो हमारे व्यापार के अंदर चल रहा वो क्या है? इंटरनल, जो बाहर चल रहा वो क्या है? एक्सटर्नल। ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच इज एन इंडेक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एंटीपेशन। अपॉर्चुनिटीज, माहौल है ऐसा, आपको कई जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंक्लूड माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखना डायमेंशन, बहुत ध्यान से देखना, आप ऐसे समझ जाओगे। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, बहुत ध्यान से देखना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूं। 2 पार्टी है बड़ी बड़ी, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। कई चीज में बीजेपी सपोर्ट करती है, कई चीज में कांग्रेस सपोर्ट करती है। कांग्रेस बोलती है कि भाई हम विदेशों को पूरा का पूरा बैन करते हैं, हम चाहते हैं कि भारत के व्यक्ति ही चाहे भारत में यही काम हो। बीजेपी बोलती नहीं, हम फॉरेन वाले को भी आज़ादी देते हैं, वो भी अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। तो ये हुआ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। विदेश की कंपनी भारत आने के पहले देखेगी कि किसकी गवर्नमेंट है, कितने एमएलए चुन के आए हैं, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लॉ वगैरह सब यही बनाएगी ना। सोशल एनवायरमेंट, समाज के लोग कैसे हैं, अगर भारत के समाज के लोग ऐसे हैं, मेड इन इंडिया ही लेंगे, बोले विदेश का कंपनी का माल नहीं लेंगे, तो वो आएगी क्या लगाने? नहीं। और उसमें भी वो बोलते हैं कोई रिलीजन के तहत वो अपना दे देते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, नेपोटिज्म को बोले हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम वही कंपनी का माल खरीदेंगे जिसमें हर व्यक्ति को मिलता है मौका। जैसे टाटा सबको देता है बड़ा बड़ा पोस्ट वगैरह, तो बोले हम इसका सामान खरीदेंगे, दूसरी कंपनी का नहीं खरीदेंगे। बॉयकॉट कर दिया तो आपके खिलाफ हो गया, सोशल एनवायरमेंट। ऐसा समझना, पॉलिटिकल मतलब सरकार किसकी है और उस सरकार का एजेंडा क्या है।
सोशल मतलब समाज में क्या माहौल चल रहा है, लीगल मतलब क्या कानून वगैरह चल रहे हैं, कानून बदलता है, आप देखो अमेंडमेंट्स आते हैं, कई कानून बदलते हैं, कई अच्छे के लिए कई बुरे के लिए, जैसे 3 तलाक, तो ये क्या हुआ, लीगल एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक, क्या क्या स्थिति चल रही है, बारिश कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। टेक्नोलॉजिकल, हो सकता है आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बैन हो गया, कई कई बार बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी को बैन कर दो, कई जगह 3G 4G नहीं चलाते, 5G नहीं चलाते, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं। ये सब चीज मिलके बनाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सरकार को चुनते हो नहीं, आप समाज के बारे में कुछ कर सकते हो नहीं, आप कानून के बारे में कुछ कर सकते हो नहीं, आप डेमोग्राफी जो चल रही है उसको बदल सकते हो नहीं, टेक्नोलॉजी जो चल रही है आप बदल सकते हो नहीं। तो ये जो चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है वो कहलाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहां पर आपका चैप्टर 3 होता है पूरा पूरा कंप्लीट। अब अपन चलते हैं अगले चैप्टर से। अगले चैप्टर ऑल सरल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बहुत सरल है, एकदम प्रिसाइज बात होगी, इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी। प्लानिंग में पूरी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। आई एम वेरी हेल्पफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।